तो एक बहुत आसानी से बिल्कुल उस चीज को खत्म करने की कोशिश की ईरान ने। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे एक और सीएनएन के हवाले से खबर आ रही है यहाँ पे कि सीएनएन ने नेतन्याहू ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में नई खुफिया जानकारी ट्रंप को पेश करेगा और ट्रंप से मांग करेगा कि परमाणु सीएनएन की उक्त खबर से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि परमाणु समझौता होने वाला है और अमेरिका हमला करने वाला नहीं है। ये तमाम चीज़ें आ रही। मैं अब्दुल वाहिद साहब पास आऊँगा और आखिरी कमेंट के तौर पे मैं चाहूँगा कि वो हमें बताएँ, जिस तरह से यहाँ पे खबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के जो वज़राए ख़ारिजा हैं, उनके साथ बात की। ये मुस्तकिल बातचीत का करना तमाम लोगों से, ईरान जिस तरह से अपने मुस्लिम ममालिक का, भले ही ओआईसी हमें न दिखाई दिया हो, मीटिंग न हो रही हो, वजह मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपनी खारजा पॉलिसी को डेवलप किया है, खासतौर से मुस्लिम ममालिक के दरमियान बातचीत करते हुए एक जेस्चर दिया है, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरे मामले में, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये, और इसका जो है सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, आज से 5-6 साल पहले या फिर 10 साल पहले ईरान के ताल्लुकात बहुत ही ख़राब थे, और इस वक्त जो है ईरान जो है एक मेजर प्लेयर के तौर पे है पूरे रीजन के अंदर। और आप देखिए कि जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस विद ईरान, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, यूएई हो, सबने यकज़बान होकर के एक बात बोली थी कि भाई हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। आप देखिए, ये जो जॉर्ज वाशिंगटन है, अब्राहम लिंकन है, और ये जितने एयरक्राफ्ट कैरियर और ये जितना मनोवर वगैरह दिखाया जा रहा है, और पूरे पर्शियन गल्फ को जो है एनसर्कल्ड कर लिया है यूएस ने, इसके पीछे रीज़न वही है कि उसको वहाँ से इजाज़त नहीं है ईरान पर अटैक करने की, सऊदी अरब हो या फिर दीगर ममालिक हों। तो जब उसको इजाज़त नहीं है, तो फिर उसको जो है इधर-उधर दाएँ-बाएँ से देखना होगा। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब के जितने ऑयल वगैरह के हैं, रिसोर्सेज वगैरह, उन सब पे अगर मान लीजिए कि उन पर नहीं मारा, लेकिन अगर ईरान ने यूएस बेसिस को भी निशाना बनाना शुरू किया, बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि एक इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अगर इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क की है ईरान के अलावा, तो वो सऊदी अरब है। यूएई के अंदर टोटल पॉपुलेशन जो है वो शायद दिल्ली से भी हाफ है, 1 करोड़ कुछ लाख हैं, और उसमें भी अराउंड 60% या मोर देन दैट एक्सपैट्रिएट लोग हैं, यानी जो लोग बाहर के काम करने वाले हैं। तो 20-25 या 30 लाख से ज़्यादा की यूएई की अपनी पॉपुलेशन नहीं है। दूसरे ये है कि दीगर ममालिक भी बहुत छोटे-छोटे हैं। तो आप देखिए कि वो जो जेम्स पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था 1916 का, तो 1916 में ये जो ब्रिटिश थे और फ्रेंच डिप्लोमेट थे, इन्होंने बैठ करके एक टिश्यू पेपर पर मैप बनाया था पूरे मिडिल ईस्ट का। उसको जो है फिर एंडोर्स किया था रशिया ने। आज जो हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं कि भी रशिया है, चाइना है, ये है, वो है, आप देखिए कि उस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका को अकेला छोड़ने वाले भी, या अमेरिका अगर शुतुर बेमुहार था, बगैर लगाम का घोड़ा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इराक कोलैप्स हुआ, रशिया ने कुछ किया नहीं कर पाया। पूरा सीरिया वगैरह ये सब हुआ है रशिया ने, और वहां पे जाने के बाद कत्ल गारतगरी और ज्यादा की है, बजाय इसके कि आप यूएस वगैरह के उसको जो है थोड़ा आप लिमिट में लाते। उसके के अलावा आप देखिए लीबिया वगैरह कोलैप्स हो गए। तो ये रशिया और चाइना क्या है कि जो सुपर पावर होती हैं वो सिर्फ अमेरिका है या फिर किसी हद तक रशिया है, लेकिन रशिया सिर्फ अपने डिफेंस के लिए लड़ता है, अमेरिका दूसरों के डिफेंस के लिए भी लड़ता है। चाइना अभी तक टेस्टेड नहीं है, तो चाइना किसी के लिए लड़ने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन ईरान के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि वो जो है ईरान की जो रसद वगैरह के रास्ते हैं, वेनेजुएला क्या था कि इट वाज इन द बैकयार्ड ऑफ यूएस, तो वहां चाइना और रशिया का कोई भी हथियार साजो सामान नहीं पहुंच सकता था। ईरान के साथ रास्ते खुले हुए हैं सारे, अफगानिस्तान के रास्ते और भी
दिगर ममालिक के उससे जो है, तो ईरान की सप्लाई मुतासिर नहीं होने जा रही है किसी भी तरह से। और दूसरी बात यह है कि रशिया खुद इन्वॉल्व है यूक्रेन में, तो यूक्रेन के अंदर अगर रशिया फंसा हुआ है तो वो ईरान की कोई उस तरह की मदद नहीं करेगा, लेकिन साजो सामान और ये सब जो है चीजें मिलेंगी ईरान को। दूसरा जो है एक मेजर इशू ये है कि ईरान की एयरफोर्स अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी जो है 4-5 महीने पहले ही चाइना वगैरह ने कुछ एयर क्राफ्ट वगैरह दिए हैं उसको। तो ऐसी दुनिया की कोई मिलिट्री नहीं है जो 4-5 महीने में ही सारी ट्रेनिंग हासिल कर ले, तो उसमें जो है 4-5 साल तक लगते हैं लोगों को। तो ये है, लेकिन उसके बावजूद असल में जंग सिर्फ न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह से नहीं लड़ी जाती, जंग जज्बे से भी लड़ी जाती है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले अफगानिस्तान के लोगों ने खुद अमेरिका को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया है। तो जब अफगानिस्तान जैसे वहां से हजीमतनाक शिकस्त के साथ यूएस को अपना बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ा है, तो ईरान तो एक रीजनल पावर है, तो वहां पे जो है इक्वेशन टोटली चेंज है। और आप देखिए कि सबसे मेजर ये है कि जो डिप्लोमेसी है, अमेरिका जो ये सब कुछ दिखा रहा है, एयरक्राफ्ट ले आया, करियर वगैरह, ये सब, ये बेसिकली है कोयर्सिव डिप्लोमेसी। कोयर्सिव डिप्लोमेसी मीन्स दैट कि हम एक तरफ आपसे बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हम इस तरह से ग्रिप में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारी ग्रिप मजबूत है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यानी डराना धमकाना। ईरान को मालूम है कि उसका जो है प्लस पॉइंट क्या है, तो इसलिए वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक जो है सबसे बड़ा जो है, ये है एक मेजर पॉइंट। और चूंकि ईरान जो है बेसिकली, अमेरिका पहले ये चाह रहा था कि भाई छोटा मोटा एक माइल्ड हो जाएगा अटैक ईरान पे, ईरान भी उसके जो है उसमें जो है रिएक्शन में कुछ ये कर ले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये बात भी ईरान ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी। ईरान का साफ साफ बोलना था कि अब होगी तो फुल फ्लेज वार होगी, अगर आपने गलती से भी हमारे यहाँ कहीं पर एक माइल्ड स्ट्राइक भी की तो हम उसका जवाब 400-500 मिसाइलों से देंगे। तो ये जो है डिटरेंस, इस तरह का डिटरेंस अभी यूएस के सामने किसी ने दिखाया नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ गरीब मुल्कों को ही मारा है। जो कोई ऐसा मुल्क रहा हो जिसके यहाँ से उसको ये आइडिया हो कि एक छोटा सा मिसाइल भी आ जाएगा, तो कभी यूएस वगैरह ने उसको टारगेट नहीं किया है। तो ईरान के साथ मामला यही है, उनको पता है कि यहाँ से एक भरपूर अटैक आएगा, तो इसकी वजह से ये है। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात है, ईरान कुछ ना करे, उसके जितने खराब पड़े हुए शिप हैं उसको ले जा करके सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में डंप कर दे, अपने आप पूरा नेविगेशन रुक जाएगा। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ईरान इस वक्त जो है एज लिए हुए है, और उम्मीद यही है कि जिस तरह ओमान के अंदर ईरान ने अपनी शर्तों पर बातचीत की, वेन्यू अपनी शर्तों पर बदला, अगली बातचीत भी यही होगी। और दूसरा अहम यह है कि 19 फरवरी को, आज से ठीक 8-10 दिन के बाद, एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कई सारे मुस्लिम ममालिक, तुर्किया है, सऊदी अरब है, और इंडोनेशिया है, और दिगर कई मुल्क फलस्तीन के मामले पर एक मीटिंग करने वाले हैं। तो नेतन्याहू इसलिए भी गया होगा यूएस के अंदर कि भाई मैं इस पर देखूं कि इस पर मेरे लिए कुछ रास्ता बचता है या नहीं। तो ये जो है बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। जी कह रहे हैं, और ये टोल लेने के लिए या अपना मोराल थोड़ा सा कंट्री में हाई करने के लिए, ये देखिए साहब हम बात कर रहे हैं, आपके हक में बात कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या ये कि जिस तरह से अब अदालत एक पीछे पड़ गई है, तो इनको कुछ भी हो सकता है, चूंकि चुनाव भी है इजराइल में, उसका माहौल भी बन रहा है। तो और अदालत का शिकंजा नेतन्याहू पे कसता जा रहा है। अदालतें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रही, नेतन्याहू को माफी नहीं देने वाली। एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे हसन रिजवी साहब दिया कि चीन ऐसी करेंसी ला रहा है जिससे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ऐसा किसी ने तज्जिया किया होगा। इस तरह की करेंसी जो है वो आएगी और क्या होगा। बहरहाल एक बहुत बड़ा चेंज तो इधर आ रहा है। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट सिर्फ राशिद साहब, फिर दुआ और बयान मैं फिरोज साहब का ले लूंगा कि जो एक चेंज बहुत बड़ा हम देख रहे हैं इधर, ब्रिक्स की बात फिर से शुरू हो गई है, प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है तमाम। तो क्या लग रहा है, जंग तो देखिए अब नहीं होने की, मुझे नहीं लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल वो ईरान पर अटैक करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो वो तो नहीं होगी। लेकिन इससे मैसेज क्या जाएगा राशिद साहब, क्या और इसका मिडिल ईस्ट पे क्या असर पड़ेगा?
क्या अब जो शिकंजा कसा हुआ था बहुत ज्यादा अमेरिका का मिडिल ईस्ट पे, वो उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा सांस लेने की गुंजाइश बढ़ गई है अरबों को खास तौर से? देखिए मुमताज भाई, इनको अगर आजादी की सांस का एक लम्हा भी मिल जाएगा ना, तो इतना मजा आएगा कि ये हमेशा के लिए आजादी चाहेंगे। अभी इनकी घुटन की आदत है, अभी ये घुट रहे हैं, तुमको पता नहीं चलता है, एहसास नहीं कि आजादी क्या है। एक चीज। दूसरा, ब्रिक्स। ब्रिक्स अगर सक्सेस हो गया, ब्रिक्स अगर कामयाब हो गया, तो ये यूरोप और अमेरिका का पतन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ब्रिक्स ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप दोनों इन्वॉल्व है। एशिया महाद्वीप भी है और अफ्रीका महाद्वीप भी है। तो ब्रिक्स की वजह से पूरे यूरोप कंट्रीज को, अमेरिका को, इनकी मोनोपोली को बहुत गहरी चोट लगेगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम उन पे भी टैरिफ लगाएंगे जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। ये भी उन्होंने कहा था। तो ब्रिक्स की वजह से अमेरिका को पता है कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। वो ब्रिक्स को खत्म करना चाहता है। रशिया और चाइना उस आदमी का साथ देगा जिससे उसको फायदा होगा। वो एक तरीके से बिजनेसमैन है। वो अपना एक बंदा भी तुम भेजने लड़ने के लिए नहीं भेजेगा, हथियार खूब देगा वो। और जब उसके हथियार से सामने वाले को जीत मिलेगी, तब वो शो करेगा कि ये मेरा हथियार है, ताकि मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। जैसे कि आपने देखा हो था ऑपरेशन सिंदूर वाले मैटर पे, कि राफेल के रेट, एक हवा उड़ी कि 4 राफेल गिरा दिए गए चाइना के जेट से। तो राफेल का शेयर बहुत तेज गिरा और चाइना के उस कंपनी का फाइटर जेट का शेयर बहुत तेज था, बहुत हाइक पे गया वो। तो वो इस तरह की चीजें चाहता है। ईरान रोज रोज मर ही रहा है। अब आप इतनी पाबंदियां लगा दिए, दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट करके रखा है आपने जिसको। कोई अगर हम लोग या कोई भी बाहर का आदमी जाएगा एज ए टूरिस्ट, तो अपना वो कार्ड नहीं यूज कर सकता है वहां पर। और आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल खत्म कर रहे हो उसको, तो मतलब क्या है? अगर इंसान के बॉडी की रूह निकल गई तो जिस्म किस काम का? और इकोनॉमिकल स्टेटस जो होता है किसी भी मुल्क का, वो उसकी रूह वही होती है, उसकी अर्थव्यवस्था ही उसकी आत्मा है। वो आप तोड़ रहे हो उसको हर तरीके से 40 साल से। आज ये पाबंदी, कल वो पाबंदी, परसों वो पाबंदी। तो ईरान तो चाहता है कि एक बार तुम आओ तो। अगर ईरान की जंग की चाहत का सबसे बड़ी वजह ये है मुमताज भाई, कि एक बार अगर इनको हम परास्त कर देते हैं, तो जितने भी अरब मुल्क इनसे डरे सहमे हैं, उनके अंदर का डर निकल जाएगा। जी मुमताज भाई। बहुत सही कह रहे हैं और यही वजह है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तकरीबन 400 के करीब लोग जुड़ गए थे, लेकिन अभी मैं देख रहा था सिर्फ 86 लोगों ने ही लाइक किया है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बात सुनने में लग जाते हैं, तो वो उधर तवज्जो नहीं जाती, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। टाइम हो रहा है, मैं आखिर में सदारती खुतबे के लिए फिरोज अहमद बख्श साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने तमाम लोगों की बात सुनी। तो क्या लग रहा है कि आज की गुफ्तगू किस नतीजे पे पहुंच रही है? क्या क्या हालात बन रहे हैं? और मैं शुरू से जो कहता रहा, मैं हिम्मत कभी नहीं हारा इख्तिलाफ को लेकर के। ठीक है, उनका निगेटिव रवैया रहा है, डरे हुए हैं अरब और तमाम, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगा कभी। और मैं यही कहूँगा कि एक न एक दिन बहरहाल इन सबको साथ में आना पड़ेगा और इनको खड़ा होना पड़ेगा।
मुझे लग रहा है कि वो हालात कहीं न कहीं बन रहे हैं, क्योंकि देखिए इतने खराब हालात के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, अगर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अरब से बात कर रहे हैं, तुर्की से बात कर रहे हैं, मिस्र से बात कर रहे हैं, जॉर्डन में बात हो रही हो, यूएई में बात हो रही हो, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसको आप अ, बाकी चीज़ों से मत देखिए। और अब्दुल वाहिद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है, वो नज़रियाती इख्तिलाफ़ात इंटरनल होंगे मिल्लत इस्लामिया के, लेकिन खारजा सतह पर वहाँ पे कहीं न कहीं एक यकजहती तो नज़र आ रही है। तो बहरहाल इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? फिरोज बख्श साहब ज़रूर कहेंगे कि मैं ज़्यादा इन पे वो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर दुआ के साथ-साथ कुछ बातें कह दें। हमारे जो काबिल दोस्त हैं अब्दुल वाहिद साहब और राशिद साहब और ऑफ कोर्स आप, तकरीबन सारी अहम बातें आ चुकी हैं और कुछ ये बात भी आपकी तरफ से आई कि अब जंग नहीं होगी। मैं आपकी इस बात से जो है इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि ठीक है, एज़ ऑफ नाउ तो लग रहा है जंग नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने बहुत अ, कायदे की तैयारी कर रखी है और सबमरीन्स भी उसकी ऐसी हैं, 35 सबमरीन्स, जो कि उसी जहाँ पानी थोड़ा गदला है वहां पे इनके बड़े जहाज नहीं आ सकते, लेकिन वहां से वो उनके बेड़ों पर जो है नजर भी रख सकती हैं और अटैक भी कर सकती हैं। तो अल्टीमेटली यह है कि लेकिन चूंकि बेतहाशा धोखेबाज है अमेरिका, अमेरिका और इसराइल दोनों ही बहुत ज्यादा इस किस्म के बेभरोसा लोग हैं। कुछ उन पे कुछ बैद नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा जंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो जंग इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको अब ईरान की पहुंच और ताकत का अंदाजा हो गया है। एक बात और कह दूं, आपने कहा कि भाई मैं तो सब जोड़ने की बात करता हूँ, ठीक है आप करते हैं, एज एन एंकर करनी भी चाहिए, लेकिन ये कि जो अरब ममालिक ने ये कहा है कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिल्कुल ये बात समझ लीजिए, ये उन्होंने, आप ट्रैक रिकॉर्ड सब अरब ममालिक का देख लीजिए, बुराई करते रहे हैं ईरान की, ये अमेरिका से कहते हैं हमें उससे डर लगता है, ये अपनी खाल बचाने के लिए, टू सेव देयर ओन स्किन, इन्होंने सब कहा है कि हम अपनी स्पेस नहीं, इन्हें पता है कि अगर अमेरिका की बेसिस पे अटैक करता है ईरान, तो उनका भी कदा-कमा होना है। लिहाजा वो अपनी खाल बचाने के लिए इस तरह से कह रहे हैं। बार सूरत, लेकिन ये अच्छी बात है कि ओपनली उन्होंने ये कह दिया है कि हम अपनी जगह नहीं देंगे। और बस हम यही दुआ करते हैं, देखिए इन तमाम बातों की कोई ज़रूरत ना पड़े और जो जो तबाही गज़ा में हुई है, गज़ा का तो ज़िक्र हम गाहे-बगाहे अब कर लेते हैं। सवा 2 साल से गाज़ा के तबाही का ज़िक्र चल रहा था। हम ये भी दुआ करते हैं कि गाज़ा के लोगों को जितना भी रिलीफ अल्लाह दे सकता है, ये सख्त मौसम है उसमें उसको रिलीफ मिले और जो रीबिल्डिंग उसकी होनी है और जिस तरीके से इसराइल उसकी रीबिल्डिंग में और पीस प्लान में रखना डाल रहा है, वो भी वहाँ से हट जाए और दुआ यही करते हैं कि जो आखिरी सिपाही है आईडीएफ का, जो उन्होंने एक हद बना रखी है, येलो लाइन है, जो भी लाइन है, रेड लाइन है, उससे वो चला जाए, क्योंकि अगर उससे सब बाहर चला जाएगा, तो खुद ब खुद इसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा गाजा का। तो यही दुआ है कि गाजा जो है खड़ा हो जाए, अपने उसके जो भी उसको नुकसान हुआ है, जो भी कुर्बानियां उस उनकी गाजा के लोगों की लाखों कुर्बानियां हुई हैं, वो सुरखुर हों उससे और ईरान बखैर वाफियत रहे और जंग ना हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जंग होती है, तो उसमें हम यही दुआ करते हैं, ईरान हक के रास्ते पे है, सच्चाई के रास्ते पे है, उसकी जीत हो। जी डॉक्टर मुमताज। ये बिल्कुल यही बात है। और जयदीप साहब ने ब्रेकिंग न्यूज दी है, चैनल 13, उसने लिखा है कि नेतन्याहू से ट्रम्प ने मुलाकात के दौरान अपने सैन्य कमांडरों को बाहर रखने का फैसला लिया है, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रम्प से मुलाकात के दौरान कहा होगा। बहरहाल ये रिपोर्ट आ रही है, मुलाकात यानी अब होनी है, बातचीत क्या होगी हम बताएंगे।
तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अब्दुल वाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का शुक्रिया और फिरोज बख्त अहमद साहब आपका शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की। तमाम हजरात का शुक्रिया और हमारे व्यूवर जो हैं उनका भी शुक्रिया और मेरी गुजारिश पे सबने लाइक भी कर दिया है। तो मैं इंशाल्लाह फिर आपसे इसी तरीके से मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा। दीजिए इजाजत। शब खैर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।